21 जुलाई 2024 की रात की बात है। बांग्लादेश के एक पुल के नीचे एक लड़का बेहोशी की हालत में मिलता है। उस लड़के को उठाकर जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसने कराहते हुए चीखते हुए बताया कि उसे बहुत ज़्यादा मारा गया। तब तक उसको मारते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। दरअसल जिन्होंने उसे मारा था, जिन्होंने उसे पीटा था, जिन्होंने उसकी इसे हालत बनाई थी, वो लोग कह रहे थे कि इसको मार डालते हैं। इतने सारे लोग मर रहे हैं, अगर एक और मर जाएगा तो क्या जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये मर गया तो देश में बवाल मच जाएगा। वो जिंदा था तब ज़्यादा बवाल मच गया, वो मर जाता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। न केवल उसकी वजह से सरकार गिर जाती है, बल्कि इस सरकार के गिरने की और इसके पीछे की जो वजह थी, पूरी दुनिया में इसकी गूंज फैल जाती है। फिलहाल बांग्लादेश की जो संसद थी वो भंग हो चुकी है। शेख हसीना इस्तीफा देकर दूसरे देशों में शरण मांगने की कोशिश कर रही हैं और एक नई सरकार यानी कि अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। और उस जब गठन होता है तो 17 लोगों को चुना जाता है। पूरे मंत्रिमंडल में 17 लोग थे और पुल के नीचे जो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था वो लड़का, वो भी उन 17 लोगों में शामिल हो जाता है। यानी कि उसकी किस्मत कुछ इस तरह से जागेगी, उस लड़के ने भी शायद कभी सोचा नहीं था। और पूरी दुनिया में जब उसका मैसेज जाता है तो पूरी दुनिया भी इस बात को देखकर हैरान। आखिरकार आज की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और ये लड़का कौन था और किसने ये पूरी सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। दरअसल बांग्लादेश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है और जब बवाल मचा हुआ है तो चारों तरफ एक ही आवाज़ सुनने को मिल रही है, खासकर मीडिया के अंदर, कि वहाँ पर मंदिरों को और हिंदुओं के घरों को, उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लगभग 27 जिलों में 24 घंटे में बड़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाया गया। कई मंदिरों को तोड़ा गया तो कई अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी संपत्ति को लूटा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि शेख हसीना के उस सरकारी आवास में, जहाँ क्या उनकी कीमती सामान रखे हुए थे, उनकी कीमती कपड़े हों या फिर कीमती बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, उनको छीना गया। उनको फिर दुनिया में उनकी रुसवाई की गई। सोशल मीडिया पर वो सब चीज़ें वायरल भी हो जाती हैं। हालांकि सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में जब आता है तो एक व्यक्ति को, जो कि बताया जाता है कि विदेश में होता है, उसे इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और आप आने के बाद इसके अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभाइए। उनका नाम होता है मोहम्मद यूनुस, जिनकी मैं कहानी आपको सुनाई चुका हूं कि किस तरह से 500% की मदद करने के बाद उस व्यक्ति को आज अंतरिम सरकार का जो प्रमुख चुना जाता है। उन्होंने मीडिया में अपना बयान दिया और वो कहते हैं कि अगर मुझे अपने देश का नेतृत्व करने का भरोसा देते हो तो पहला कदम यह है कि लोगों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर सभी हमले बंद किए जाएं। यानी कि जो हिंदुओं पर वहाँ पर हमले हो रहे हैं, उन हमलों को हर हाल में बंद किया जाना चाहिए। इसके बिना मेरे प्रयास बेकार हैं और बेहतर होगा कि मैं पद छोड़ दूं। यानी कि उस व्यक्ति को साल 2007 में जो वहाँ की सेना होती है, सेना ने ऑफ़र दिया था, खुला ऑफ़र, कि आप देश पर राज करिए क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जब दूसरी बार मौका दिया जाता है, दूसरी बार मौका मिलने के बाद वो व्यक्ति साफ साफ कहता है कि अगर किसी भी हिंदू पर हमला होता है तो वो इस पद से इस्तीफा दे देंगे। अब वो बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है उसकी मुख्य सलाहकार हैं। आखिरकार कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसी पर चर्चा करते हैं। 26 मार्च 1971 की ये बात है, जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो उस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा हुआ करता था और वही राज किया करता था पाकिस्तान। लेकिन देश में आंदोलन चल रहा था और आंदोलन चलते चलते इसको 26 मार्च 1971 को आज़ादी का तमगा मिल जाता है। यानी कि ये आज़ाद हो जाता है और इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान से बदलकर बांग्लादेश रख दिया जाता है। और जो बांग्लादेश रखा जाता है तो सरकार अपना काम करना शुरू कर देती हैं। जिस तरह से संसद में बैठकर नए नए कानून बनाए जाते हैं, तो कानून बनाया जाता है साल 1972 में कि जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया है, उनके परिवार वालों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही थी। किसी को इस बात पर एतराज़ नहीं होता है और ये मामला आगे चलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे विरोध में स्वर भी उठने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि इनके परिवार के लोगों को मिला तो मिला, अब इनकी पोती पोते या उनसे भी जुड़े लोगों को ये लाभ मिलता रहेगा आरक्षण में, कोटे में, तो इसलिए ये ख़त्म होना चाहिए। और इस पर समय समय पर विरोध प्रदर्शन वगैरह होते रहते थे। होते होते साल 2018 आता है और जब साल 2018 आता है तो इस आरक्षण नीति को सरकार भंग कर देती है, ख़त्म कर देती है। लेकिन मामला फिर कोर्ट में चले जाता है। कोर्ट में जाता है तो जून 2024 को हाई कोर्ट इस आरक्षण को पुनः बहाल कर देता है। यानी कि जो भी
देश में आंदोलन हुआ था आज़ाद कराने के लिए, उनके परिवार वालों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, उनके करीबियों को 30% आरक्षण की जो बात थी वो पुनः बहाल हो जाती है, तो उसके बाद फिर बवाल मचना शुरू हो जाता है। अब जगह जगह देश भर में ये जून 2024 के बाद में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और धरना प्रदर्शन कुछ इस तरह से होता रहता है कि 15 जुलाई 2024 तक ये धरना प्रदर्शन की जो रफ्तार थी बहुत तेज़ बढ़ने लगती है। ढाका यूनिवर्सिटी की बात है। ढाका यूनिवर्सिटी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा अवामी लीग यानी कि जो शेख हसीना की पार्टी है उससे समर्थित जो छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं इस आरक्षण के पक्ष में होते हैं। सरकार जैसे चाहती है वो वैसी सरकार की बोली बोल रहे थे, लेकिन छात्रों को इस बात पर गुस्सा आने लगता है, और जब छात्रों को गुस्सा आने लगता है तो यहाँ पर कुछ 15 जुलाई 2024 को मारपीट की स्थिति पैदा हो जाती है। छात्रों के ही दो गुट जब आपस में भिड़ जाते हैं तो 100 से ज़्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक तरफ तो पूरे देश में हंगामा चल रहा है आरक्षण को लेकर, एक तरफ ढाका की यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के दो गुट भिड़ जाते हैं और 100 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। अगला दिन आता है तो अगले दिन और ज़्यादा बवाल मच जाता है, और 19 जुलाई 2024 को 6 लोगों की हत्या हो जाती है, यानी कि 6 लोग विरोध प्रदर्शन की वजह से मारे जाते हैं। अब ये स्थिति और ज़्यादा भयानक होनी शुरू हो जाती है। 19 जुलाई आती है, और 19 जुलाई आने के बाद फिर 67 लोग मारे जाते हैं, यानी कि घायलों की संख्या तो लगातार बढ़ी रही थी, लेकिन मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। और इसी आंदोलन में 3 लोगों का नाम बड़ी तेज़ी के साथ आने लगता है। पहला नाम होता है नाहिद इस्लाम का, दूसरा नाम होता है आसिफ महमूद का, और तीसरा नाम अबू बकर मजूमदार। ये 3 प्रमुख थे। हालांकि और भी छात्र छात्राएं वगैरह प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारे आम लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनका नाम कुछ तेज़ी से जब सामने आने लगता है तो 20 जुलाई 2024 को हॉस्टल से इन जो छात्र होते हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें नाहिद इस्लाम होता है, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद खासकर नाहिद इस्लाम के साथ कुछ इस तरह से मारपीट की जाती है कि उसे लोहे की रोड से तब तक मारा जाता है, तब तक पीटा जाता है, तब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। एक ही मांग थी कि जो भी हो रहा है इसको जितनी जल्दी हो सके तत्काल प्रभाव से बंद करिए, क्योंकि पुलिस वही भाषा बोलती है जो सरकार बोलती है, जो सरकार बुलवाना चाहती है। इसमें ये भी बताया जा रहा था कि ये मामला कोर्ट में इसलिए जानबूझकर भेजा जाता है ताकि पब्लिक में विरोध ना हो सके, क्योंकि अगर कोई कोर्ट के विरोध में बोलता है तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इसलिए सरकार ने अपनी बाले की जो गेंद थी वो कोर्ट के हिस्से में डालकर कहीं ना कहीं जनता को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन छात्रों ने जो कोर्ट था उसके विरोध में भी जाना पसंद किया, और वो कोर्ट में चले जाते हैं। इस लड़के को जब मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद फिर इसे बेहोशी की हालत में एक पुल के नीचे फेंक दिया जाता है, यह सोचकर कि शायद ये अब इतनी बुरी तरह से डर गया है कि शायद अब आगे विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन जो प्रदर्शन की रफ्तार थी वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, और प्रदर्शन जब आगे बढ़ता है तो ये पिटाई के बावजूद भी प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए हालांकि कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो बड़ी संख्या में छात्रों का हॉस्पिटल के अंदर ही जमघट लगना शुरू हो जाता है। छात्र छात्राएं हॉस्पिटल में आ रहे थे, और भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में आ रहे थे। खुफिया विभाग को ये सूचना मिलती है कि वो छात्र तो फिर से सक्रिय हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उन लड़कों को शांत किया जाए। 26 जुलाई 2024 को फिर से उस छात्र सहित उसके दोस्त होते हैं नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार, इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और गिरफ़्तार करने के बाद उनकी कोशिश थी कि ये अगर पुलिस की कस्टडी में रहेंगे तो शायद मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा था, बल्कि मामला लगातार बढ़ रहा था। अगर हम नाहिद इस्लाम की बात करें तो नाहिद इस्लाम की जो उम्र है फ़िलहाल 26 साल के आसपास है। वो समाज शास्त्र के स्टूडेंट होते हैं, और इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में ये मशहूर हो रहे थे। इनके पिता शिक्षक होते हैं और माँ इनकी गृहिणी होती है। हालांकि ये शादीशुदा होते हैं, और इनका एक छोटा भाई भी होता है। अगर हम बात करें आसिफ महमूद की तो ये कोमिला एक जगह लगती है, वहाँ के रहने वाले होते हैं, और भाषा विज्ञान में ये मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही अबू बकर मजूमदार जो कि भूगोल के स्टूडेंट होते हैं, और ये जो धरना प्रदर्शन में लगातार ये अगुवाई कर रहे थे, अब इनको एक बार फिर से छोड़ दिया जाता है। यानी कि 29 जुलाई 2024 को इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और उस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाता है कि भाई लोग जितने भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस प्रदर्शन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश की संपत्ति को, हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब इन छात्रों को जब ये वीडियो वायरल होने लगता है तो एक तरह से ये मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते की तरफ जाने लगता है, शांत होने लगता है, लोगों के दिमाग में भी आने लगता है कि हाँ बात तो ये सही कह रहे हैं। लेकिन 3-4 दिन के बाद यानी कि 4 अगस्त 2024 को एक वीडियो फिर से वायरल होता है। उस वीडियो में फिर नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद ये आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत मारा गया, पीटा गया, कहलाया गया कि वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाने के बाद ये कहो कि
इस ये जो धरना प्रदर्शन है इसे पूरी तरह से शांत कर दीजिए, नहीं तो फिर तुम्हारे परिवार के लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये डर जाते हैं और पुलिस की कस्टडी में रहते हुए ये वीडियो बना देते हैं, और जब पुलिस से आज़ाद होते हैं तो एक वीडियो और बनाते हैं और उस वीडियो में एक संदेश देते हैं कि लाठियां काम ना आई तो हम बंदूक भी उठाएंगे, और शेख हसीना तुम देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हो, हमारी तुमसे 2 शर्तें हैं। पहली ये कि संसद को भंग किया जाए, दूसरा ये कि शेख हसीना तुम पद से इस्तीफा देकर अब यहाँ से अलग हट जाओ। साथ ही एक और चेतावनी दी जाती है आर्मी के चीफ को, उनसे कहा जाता है कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि शेख हसीना पद से इस्तीफा देंगी और आप इस देश पर राज करेंगे, तो ये गलतफहमी मत पालना। आर्मी भी इस देश पर राज नहीं करेगी, लेकिन राज करने का अगर नाम आता है तो जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके तहत वो बात करते हैं, लेकिन वो आर्मी के लिए और शेख हसीना के लिए तो बिल्कुल खासकर तैयार नहीं होते हैं। और इसके बाद जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, 4 अगस्त होते होते 5 अगस्त को बड़ी संख्या में लोगों का जमघट अब शेख हसीना की सरकारी आवाज़ जो होता है उसकी तरफ रुख करते हैं। लाखों की संख्या में लोग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आर्मी चीफ शेख हसीना को 45 मिनट का समय देकर उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। और वाकई सचमुच नुकसान पहुँचा देते। उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है और यूपी का गाज़ियाबाद एक जगह लगती है, ज़िला लगता है, उसी के पास एयरबेस हिंडन है, तो वहाँ पर जाकर उनका लैंड करता है हेलीकॉप्टर, और उसके बाद फिर वो इंडिया में शरण लेती हैं। हालांकि दुनिया भर में वो मदद मांगती हैं कि आप मुझे अपने यहाँ पर शरण दे दीजिए, लेकिन कोई ना मुस्लिम कंट्री, ना लंदन, ना अमेरिका, कोई ने शायद उन्हें अपने यहाँ आसरा नहीं देता है। ऐसी बात चलती है। अब एक तरफ तो ये चीज़ चल रही थी, दूसरी तरफ लगातार बताया जाता है कि 23 दिन के अंदर 560 लोगों की मौत हो जाती है, हज़ारों की संख्या में घायल हो जाते हैं। और जब ये लगातार मारकाट चल रही थी, मारकाट के दौरान ही शेख हसीना भी यहाँ से चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में मामला ज़रूर शांत होता है। शांत होने के बावजूद भी कुछ उपद्रवियों ने, कुछ अराजक तबके के लोगों ने ये जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये बताया जाता है कि जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तो शेख हसीना ने धरना प्रदर्शन करने वालों को आतंकवादी घोषित कर दिया था कि तुम आतंकवादी हो, तुम रज़ाकार हो। रज़ाकार यानी कि उनको कहते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में जो पाकिस्तान के साथ थे, इनका समर्थन कर रहे थे, शायद उनको गद्दारी की श्रेणी में लिखा जाता है। और इन्हीं लोगों को जो आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे उनको उसमें शामिल कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जो बवाल मचता है, जो विरोध उठता है, वो शेख हसीना की तरफ चला जाता है, और दूसरा जो विरोध था, कुछ अराजक तत्व जो लोग थे वो मंदिरों को निशाना बनाने लगते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाने लगते हैं। और इसी बीच में एक अंतरिम सरकार की मांग चलने लगती है, और जो यहाँ के चीफ होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाते हैं जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला होता, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस होता है। मोहम्मद यूनुस विदेश में थे, क्योंकि देश में रहते उन्होंने कई बैंक खोले, करोड़ों लोगों की मदद की, और उनका जो चेहरा था एक सोशल वर्क के रूप में, एक बैंकर के रूप में, करोड़ों लोगों की मदद के रूप में शामिल था। जब उनको बुलाया जाता है तो वो साफ साफ कहते हैं कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर आऊँगा कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, यदि उन्हें निशाना बनाना आप छोड़ देंगे तो शायद मैं आ जाऊंगा, यदि बनाते रहे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी स्थिति में ये भारत के लिए भी वाकई खुशखबरी की बात है कि एक तरफ पूरे भारत में चिंता हो रही थी अल्पसंख्यकों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, तो जिस तरह से ये मुख्य सलाहकार के रूप में एक तरह से प्रधानमंत्री की जितनी इस व्यक्ति को यानी कि मोहम्मद यूनुस को शक्तियाँ ताकत मिल जाती हैं। जब ये 8 अगस्त 2024 की रात को शपथ ग्रहण कर रहे थे तो इसी बीच में 17 और जो इनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले थे, उन 17 कैबिनेट में शामिल होने वालों में 2 वो छात्र भी शामिल होते हैं जो आंदोलन के मुख्य चेहरे थे, मुख्य रूप थे, जिसमें नाहिद इस्लाम होते हैं जो पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिलते हैं, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाता है। और साथ ही जो आसिफ महमूद होते हैं उनको भी कैबिनेट की बैठक में उसमें कैबिनेट में शामिल किया जाता है 17 लोगों में। और ये कहते हुए कि युवाओं को भी अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं की वजह से जब देश की तस्वीर बदल रही है तो आगे भविष्य में क्या होगा, यदि क्या नहीं होगा, ये तो अगर भविष्य तय करेगा। लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव रुख के साथ ये मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं जैसे भारत के 1971 से लेकर आज तक संबंध अच्छे बताए जाते रहे हैं बांग्लादेश के प्रति, यदि सरकार इसी राह पर चली तो शायद भारत से अच्छे संबंध होंगे। और जो यहाँ से व्यापार का आयात और निर्यात होता है, जिसमें अरबों खरबों का लेन देन होता है, वो वैसे ही बरकरार रहेगा। यदि अल्पसंख्यकों पर या फिर जो उनकी नीतियाँ हैं अगर बदल जाती हैं और यह उनको हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो शायद भारत के रुख कड़े हो सकते हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जैसे पाकिस्तान से कई बार युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें देव गुज्जर हैं, रूपेश यादव हैं, मेहताब आलम हैं, ताहिर खान, मोहम्मद फरीद, अबूजर, साहबुद्दीन खान, प्रशांत राय, आमिर खान, अतुल राय सागर, दीपक कश्यप, सानू अब्बासी, मिंटू यादव, समर यादव, मोहम्मद शोएब, इकबाल सिंह, अजय सिंहनाथ कुमार, राजीव कुमार, शौकत अली। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।